नमस्कार, हेलो किसान में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अंचल सिंह। तो आज फिर हाजिर हम हेलो किसान के एक नए एपिसोड के साथ, नए अंक के साथ और नए विषय के साथ। तो आज का विषय क्या है, जिससे जुड़े हुए आपके प्रश्न हम लेंगे और हमारे विशेषज्ञ आपके सवालों के जवाब देंगे, समाधान देंगे, वो भी लाइव। तो सबसे पहले नजर डाल लेते हैं आज के विषय पर। आज का विषय बेल वाली सब्जियों की बिजाई और देखभाल। एक बार फिर से आपको बता दें, बेल वाली सब्जियों की बिजाई और देखभाल। तो आज का ये विषय है जिससे जुड़े हुए हमारे साथ विशेषज्ञ भी हैं और एक ऐसे प्रगतिशील किसान भी हैं जिन्होंने खुद हम जो विशेषज्ञों की राय है उसके आधार पर खेती की और सब्जियों का अच्छी फसल भी ले रहे हैं। उनसे भी हम आपकी मुलाकात करवाएंगे, लेकिन उससे पहले टोल फ्री नंबर आप नोट कर लें जिस पर आप हमें फ़ोन कर सकते हैं। हमारा टोल फ्री नंबर है 1800-113060। दूसरा नंबर भी नोट कर लें 1800113061, यानी 1800113061। एक बार फिर से आपको पहला नंबर बता दें 1800113060। तो ये दोनों हमारे टोल फ्री नंबर हैं जिन पर आप अगले 1 घंटे तक फ़ोन कर सकते हैं और ये हमारी लाइन आपके लिए खुली रहेंगी। आप बेझिझक फ़ोन करें क्योंकि इस पर आपका कोई शुल्क नहीं लगेगा, क्योंकि ये टोल फ्री नंबर है। तो आज के जो मेहमान हैं उनसे आपकी अब हम मुलाकात करवा देते हैं। हमारे साथ डॉक्टर A.D. मुंशी जी मौजूद हैं, जो कि सब्जी विशेषज्ञ हैं, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा नई दिल्ली से हैं, प्रधान वैज्ञानिक है। आप स्वागत है आपका डॉक्टर मुंशी जी, बहुत बहुत। और हमारे साथ कुणाल गहलोत जी हैं, जो कि एक प्रगतिशील किसान है और ये टिग्गीपुर दिल्ली से हैं। एक टिग्गीपुर गांव है जहां से ये संबंध रखते हैं और प्रगतिशील किसान इसलिए क्योंकि इन्होंने वैज्ञानिक सलाह पर खेती की और अच्छा इन्होंने उत्पादन हासिल किया, अच्छी फसल हासिल किया और आज इनकी आर्थिक स्थिति भी पहले से काफ़ी बेहतर है। इनके अनुभवों को भी हम साझा करेंगे ताकि हमारे अन्य किसान जो है इसे सीख ले सके। लेकिन पहले शुरुआत कर लेते हैं आज के विषय से। सबसे पहले डॉक्टर मुंशी जी जानना चाहेंगे कि जो हम बेल वाली सब्जियों की बात कर रहे हैं, कैसे इस समय हमारे किसानों के लिए लाभदायक है ये? देखिए, बेल वाली सब्जियां जो हैं इसमें खास करके कद्दू बरिया सब्जियां आते हैं, जैसे लौकी, करेला, सीताफल या कद्दू, टिंडा, फिर तोरई, चिकनी तोरई या नजदार तोरई। फिर साथ साथ कुछ ऐसे भी फल के तौर पे हम लेते हैं कुछ सब्जियां, ऐसे इसको सब्जियों में गिना जाता है, जैसे तरबूज हो गया, खरबूजा हो गया। इसके अलावा टिंडा को भी हम कद्दू बरिया या बेल वाली सब्जियों में लेते हैं। जी, जी। तो ककड़ियों को भी ले सकते हैं। तो अलग अलग सब्जियां हैं, लेकिन इनकी कास्ट लगभग एक तरह की है। जी जी जी, बिल्कुल। मतलब एक तरीके से कह सकते हैं कि फैमिली एक ही है। एक फैमिली है, जी, ये एक परिवार है और इसमें कई और सब्जियां भी आती हैं जो कि उत्तरी भारत के मैदानी के इलाके में इतने ज़्यादा किसान भाई लगाते नहीं, लेकिन और भी सब्जियां हैं इस वर्ग में। चलिए आज हम विस्तार से बात करेंगे इन्हीं के ऊपर कि हमारे किसान और कौन कौन सी सब्जियां ले सकते हैं, क्योंकि हम अक्सर ये देखते हैं कि बेल वाली सब्जियों का मतलब रह जाता है खीरा, लौकी, तोरी, टिंडा और ज़्यादा से ज़्यादा कद्दू और करेला। इसके आगे और कौन कौन से और विकल्प हैं या फिर और कौन कौन से ऑप्शन है किसानों के लिए, बेल वाली सब्जियों में विस्तार से चर्चा करेंगे। लेकिन पहले हम कुणाल जी आपसे समझ लेते हैं कि आप प्रगतिशील किसान हैं और जैसा कि आपसे पहले हमारी बात भी हो रही थी प्रोग्राम से पहले, तो आपने कई बातें साझा की। हम चाहते हैं कि हमारे जो दर्शक हैं उन्हें बताएं कि कैसे आपने वैज्ञानिक तरीकों को, विशेषज्ञों की राय को अपनी कृषि में शामिल किया और आज आप प्रगतिशील किसान के तौर पर अपनी पहचान बना चुके हैं और हमारे आज मंच पर भी हैं। सर्वप्रथम मैं कहूँगा कि सबसे पहले सब्जी उत्पादन के लिए ज़मीन का टेस्ट कराना बहुत ज़रूरी है कि उस ज़मीन के अंदर कौन सी सब्जी हो सकती है, क्या उसमें पोषक तत्वों की कौन कौन सी कमियां हैं और जिसके कारण हम उस पूर्ति को सिर्फ डाई या यूरिया डाल के ही नहीं और अन्य पोषक तत्वों की पूर्ति करके, की तरफ सॉइल हेल्थ कार्ड की बात की जा रही है, उसका हमने लाभ उठाना जरूरी है। जी जी। उसके बाद बीज का इसमें महत्वपूर्ण एक रोल है कि आप बीज ऐसा इस्तेमाल करें जो अच्छे संस्थान से हो, जो जी जी। तो ये सभी बातें हम अपने दर्शकों को भी बताते रहते हैं हर कार्यक्रम में कि बीज जो है वो प्रामाणिक जगह से ही ले, जिसको लेकर किसी तरह की आशंका ना हो, क्योंकि अगर बीज आपके खराब हुए तो आप समझ सकते हैं कि आपको उतना अच्छा रिजल्ट भी, परिणाम भी नहीं मिलेगा। आज का जो विषय है उससे जुड़ी पहले रिपोर्ट देख लेते हैं। बात करें बेल वाली सब्जियों की, तो अगेती किस्म की बेल वाली सब्जियों को मचान विधि से लगाकर किसान अच्छी उपज पा सकते हैं। इनकी नर्सरी तैयार करके इनकी खेती की जा सकती है। पहले इन सब्जियों की पौध तैयार की जाती है और फिर मुख्य खेत में जड़ों को बिना नुकसान पहुंचाए रोपण किया जाता है।
इन सब्जियों की पौध तैयार करने से पौध जल्दी तैयार होते हैं। मचान में लौकी, खीरा, करेला जैसी बेल वाली फसलों की खेती की जा सकती है। मचान विधि से खेती करने से किसानों को लाभ भी होता है। मचान पर खेत में बांस या तार का जाल बनाकर सब्जियों की बेल को जमीन से ऊपर पहुंचाया जाता है। मचान का उपयोग सब्जी उत्पादक बेल वाली सब्जियों को उगाने में करते हैं। मचान के माध्यम से 90% फसल को खराब होने से बचाया जा सकता है। तो अभी आपने रिपोर्ट देखी बेल वाली सब्जियों के बारे में, कुछ बातें तो हमने यहाँ पर बताई भी रिपोर्ट में, लेकिन कुछ और बातें भी हैं जिन्हें शायद हम इसमें हो सकता है कि कवर ना कर पाए हों, तो उस पर भी हम चर्चा करेंगे हमारे विशेषज्ञ से। लेकिन इस बीच पहले कॉलर कार्यक्रम की आज हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आइए उनसे हम बात कर लेते हैं। हमारे साथ है महाराष्ट्र से हरीश, जो कि आज के हेलो किसान के पहले हमारे कॉलर है। हेलो हेलो जी हरीश जी, स्वागत है हेलो किसान। बताइए आपका प्रश्न क्या है? मेरा प्रश्न है कि मैं अभी इसका मतलब करेले की खेती करना चाहता हूँ। अच्छा, तो जानना क्या चाहते हैं आप इसमें? उसमें कौन सी वैरायटी अच्छी होगी इस सीजन में अब, और मतलब बीज कौन सा अच्छा होगा? ठीक है, समझ गए हम आपका प्रश्न हरीश जी। करेले की खेती करना चाहते हैं, क्या बताना देखिए, आप महाराष्ट्र से हैं तो जो भी किस्में हैं अलग अलग किस्में हैं। जैसे अगर हमारे पूसा संस्थान की 3 किस्में हैं जो कि काफ़ी अच्छे हैं, उसमें एक जो काफ़ी प्रचलित किस्में है पूसा 2 मौसमी, उसको आप गर्मियों में भी लगा सकते हैं, बरसात में भी लगा सकते हैं। इसके अलावा पूसा विशेष एक किस्म है जो कि बिल्कुल गोल टाइप का है, जिसको काफ़ी किसान भाई पसंद करते हैं। हमने कुछ नए किस्म भी निकाले हैं, जैसे एक पूसा औषधि है, इसमें मादा फूलों की संख्या बहुत ज़्यादा होती है, तो इसमें मादा फूलों की संख्या ज़्यादा होने के कारण इसमें उपज भी बहुत ज़्यादा होते हैं। तो आप इसको भी, क्योंकि अभी एनएससी इसको बहुत ज़्यादा उसमें लार्ज स्केल में ये इसको प्रोड्यूस कर रहा है, तो ये कुछ हमारे किस्में हैं। और किसान भाइयों को की जो पॉली हाउस की मांग देखते हुए हमने एक नई करेले की किस्म निकाली है, पूसा रसदार। इसके अलावा मैं आपसे यही सुझाव दूंगा कि आपके राहुरी से भी कई सारे, राहुरी जो है आपके महाराष्ट्र में जो यूनिवर्सिटी है, जो कृषि विश्वविद्यालय है, और अकोला में भी जो भी कृषि विश्वविद्यालय है, उसमें उन्होंने कई नई किस्में और भी निकाले हैं जो कि आपके महाराष्ट्र के लिए अनुकूल हो सकते हैं। तो आप आपके जो भी है, जहाँ भी आप रहते हो उसके आसपास के जो भी कृषि विज्ञान केंद्र है वहाँ जाइए, वहाँ से उनके विशेषज्ञ से संपर्क कीजिए और जानकारी लीजिए। जी, शिवपद है हमारे साथ, शिवपद सिंह जो कि राजस्थान के कॉलर हैं, बात कर लेते हैं इनसे भी। हेलो सिंह साहब, स्वागत है हेलो किसान में। जी बताइए, सवाल क्या है? मैडम, मैं शिवपद सिंह बोल रहा हूँ राजस्थान से जी। तो तरबूज की खेती करना चाहते हैं मैडम, उसके लिए कौन सी वैरायटी अच्छी रहेगी? अच्छा, तरबूज लेना चाहते हैं राजस्थान के? जी, राजस्थान के कौन से जिले से बात कर रहे हैं आप? मैडम झुंझुनू जिले से। झुंझुनू? हाँ जी। देखिए, राजस्थान का इलाका जो है हल्का मट्टी है, वो तरबूज के लिए काफ़ी उपयुक्त है। तो एक हमारी किस्म है सुगर बेबी, जो कि अभी काफ़ी ज़्यादा इसको किसान भाई अभी सुगर बेबी के नाम से है। और कुछ प्राइवेट संस्था ने कुछ हाइब्रिड भी निकाले हैं, तो वो तो आप पता करके देख लीजिए, उनके बारे में मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा। लेकिन सुगर बेबी ऐसे एक किस्म है जिसमें आप इसको लगा के काफ़ी अच्छा आमदनी ले सकते हैं। अगर कुणाल भाई बोलना चाहे कोई हाइब्रिड के बारे में तो आप बता सकते हैं। जी, और क्या यहाँ पर राजस्थान के जैसे झुंझुनू से बात करें, और जहाँ तक मेरी जानकारी यहाँ पर खारे पानी की भी थोड़ी समस्या रहती है? नहीं, देखिए, खारे पानी में तो फिर अगर खारा पानी है इनके पास, उस पर तो खारे पानी में तो तरबूज नहीं हो पाएगा। उसके लिए तो पानी तो मीठा पानी होने चाहिए। तो ये चीज़ तो है, थोड़ा खारा पानी में जो वहाँ के हिसाब से नहीं, ऐसा मेरे को नहीं लगता कोई ऐसा कोई वैरायटी है। वो तो हल्का मट्टी होने चाहिए, दोमट मट्टी भी चल जाएगा, लेकिन हाँ, बलुई दोमट, लेकिन खारा पानी में नहीं चल पाएगा। जी जी जी, खारा पानी में चुकंदर चल सकता है, पालक चल सकता है, लेकिन तरबूज शुगर में भी आपने बताया वैरायटी। अगर पानी का अच्छे पानी की व्यवस्था है आपके पास तो आप ले सकते हैं। डॉक्टर एक और किस्म है IIHR बेंगलोर की है किस्म, आप देख सकते हैं, उसको भी आप लगा के देख सकते हैं। अर्का मानिक उसका नाम है, तो आप उसको भी आप लगा के देख सकते हैं। जी, अर्का मानी आपने बताया, तो ठीक है। आप सिंह साहब, जो 2 वैरायटी बताई हैं हमारे मेहमान ने, आप उन पर विचार कीजिए। और जैसा कि उनका कहना है कि अगर पानी की सिंचाई की व्यवस्था है और पानी आपके यहाँ ठीक है तो ही ये वैरायटी काम कर पाएगी। यहाँ मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा, चाहे वो तरबूज हो या खरबूजा हो, इस पर आप पानी उतना ही दे जितनी ज़रूरत पड़े। अगर आपने पानी ज़्यादा दे दिया तो उसमें क्या हो जाएगी, उसमें जो फलों की जो मिठास वो कम हो जाती है। तो इसलिए परिमाण जो भी पानी दे पर्याप्त नमी रखे, लेकिन ज़्यादा ना हो,
नमी ज़्यादा ना हो, जितनी ज़रूरत है उतनी आप नमी रखें। जी जी, चलिए अब कॉल्स का हमें इंतजार रहेगा आपका। और कॉलर जुड़ चुके हैं हरियाणा से, महेंद्र हमारे साथ फोन लाइन पर। हेलो हेलो जी महेंद्र जी, बताइए क्या सवाल है। हाँ जी, ये हमारे ट्रेलर का ये नया कौन सा बीज अच्छा होगा? कौन सी सब्जी के बारे में जानना चाहते हैं आप? हाँ कौन सी सब्जी के बारे में? जी, करेला करना लेना चाहते हैं आप हरियाणा से बात करें कि राजस्थान से? नहीं, राजस्थान से बात कर रहा हूँ। अच्छा अच्छा, ठीक है, राजस्थान से कौन से जिले से बात कर रहे हैं आप? हाँ जी। हाँ जी, पहले टीवी की आवाज कम कर दे चित्तौड़ जिले से। महेंद्र जी, टीवी की आवाज कम कर दे पहले आप। चित्तौड़ जिले से बोल रहा हूँ। अच्छा बताइए, अब बताइए क्या कौन सी फसल लेना चाहते हैं आप? करेला की फसल लेना चाहता हूँ, उसमें बीज कौन सा अच्छा होगा आपसे? ठीक है, करेले की फसल लेना चाहते हैं, अच्छे बीज कौन से लेंगे? अच्छा, राजस्थान से हैं आप तो करेला का, जैसे मैंने सीकर, हाँ कोई जो भी है, अगर देखिए करेले के लिए जो है बलुई दोमट मिट्टी होना बहुत जरूरी है। साथ में हमारे पूसा संस्थान के बड़े अच्छे किस्में हैं। पूसा दो मौसमी है जैसे मैंने अभी बताया, फिर पूसा विशेष है एक किस्म जो कि बढ़िया भरवा करेला जिसे कहते हैं। एक मिनट, एक और कॉलर है हमारे साथ जो भी करेले पर ही बात करना चाहते हैं, और हरियाणा से गुलजार जी हैं हमारे साथ फोन लाइन पर। हेलो जी मैम जी। जी जी, अब बताइए आपका सवाल क्या है गुलजार सिंह जी? मैम ये करेला के बीज बताए हैं ना, जो ये पूसा के बीज बताए हैं, ये हरियाणा में कहाँ से मिलेंगे? अच्छा ठीक है, आप हरियाणा में कहाँ से बात कर रहे हैं आप? अम्बाला से बोल रहा हूँ, घसीटपुर गाँव है मैम मेरा। कौन सा जिला बताया आपने? अम्बाला। अच्छा ठीक है, अम्बाला से बात कर रहे हैं, पूसा की वैरायटी चाहते हैं। ठीक है, दो सवाल है, एक तो हमारा ये राजस्थान से जो कि जानना चाहते हैं कौन सी वैरायटी ले महेंद्र जी, और गुलजार सिंह है ये अम्बाला से जो जानना चाहते हैं कि पूसा की जो वैरायटी है करेले की वो कहाँ से प्राप्त हो सकती हैं। हाँ देखिए, मैंने जैसे अभी बताया था, अभी इससे पहले जो कॉलर था उनको भी मैंने बताया कि पूसा संस्थान में हमारे जो कुछ पुराने वैरायटी है लेकिन अभी भी काफ़ी वो लोकप्रिय है। एक तो पूसा दो मौसमी है और दूसरी है पूसा विशेष। पूसा विशेष की खासियत ये है कि ये बिल्कुल गोल टाइप का है, जो कि भरवा, ये उत्तरी भारत के मैदानी इलाके में भरवा करेला जो है काफ़ी पसंद करते हैं, तो इसके लिए काफ़ी उपयुक्त है। अभी हमने कुछ नए किस्म निकाले हैं, उसमें एक तो है पूसा औषधि। इसमें खासियत ये है कि इसमें मादा फूलों की संख्या बहुत ज़्यादा होती है, तो मादा फूलों की संख्या ज़्यादा होने के कारण उसमें फल काफ़ी ज़्यादा लगते हैं। और इसके अलावा एक पॉली हाउस की किस्म हमने निकाली है पूसा रसदार, जो कि आप पॉली हाउस में लगा सकते हैं। ये बिल्कुल गोल और है बिल्कुल शिमला मिर्च जैसे इसको देखने में। इसकी ये भी एक नई तरह का किस्म है, नई तरह के किस्म है। और जहाँ तक बीज लेने का प्रश्न है, देखिए एक तो हमारे यहाँ है सब्जी, हमारे जो सब्जी विज्ञान विभाग, इसमें हम बीज बेचते हैं, किचन गार्डन पैकेट भी बेचते हैं, साथ में दूसरे बीज भी बेचते हैं। हमारे ही पूसा संस्थान में सब बीज उत्पादन इकाई है एक, जहाँ से भी आप इसको ले सकते हैं। इसके अलावा नेशनल सीड कॉरपोरेशन, भारतीय बीज निगम, ये हमारे जितने भी किस्म है पूसा संस्थान के, इसके काफ़ी ज़्यादा मात्रा में लार्ज स्केल में इसके बीज जो भी ये करेले के हैं इसका बीज बना रहे हैं। तो आप किसी भी नेशनल सीड कॉरपोरेशन के आउटलेट से हमारे बीज ले सकते हैं। कि कोई प्राइवेट डीलर भी हमारे बीज रखता है तो आप उनसे भी ले सकते हैं, पता कर सकते हैं। लेकिन एक चीज जरूर मैं बताऊंगा कि आप कोई भी बीज ले उसमें पर्चा जरूर ले, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि पूसा के नाम से कुछ लोग ऐसे गलत बीज भी बेच देते हैं, तो इस चीज पे आप ध्यान रखें। वो तो अगर पूसा का होगा तो उसके अंदर तो स्लिप भी पड़ी होती है जिसमें लिखा होता है, उस पर लिखा होता है, लेकिन तभी भी कभी कभी ऐसा हो जाता है कि वो नाम पूसा का दे देते हैं, लेकिन होता क्या है वो कोई दूसरी वैरायटी होती है। जी जी, ठीक है। कुणाल जी, आप अपने अनुभव हमारे दर्शकों से साझा करें कि आप कैसे प्रगतिशील किसान बने। पहले मैं भी, जो अभी डॉक्टर साहब और भी किसान पूछ रहे हैं बार बार बीज के लिए, मुख्य तौर पे कि किसान के लिए सर्वप्रथम बीज की आवश्यकता। बीज अगर अच्छा है उसकी सारी मेहनत सफल हो जाती है। अगर बीज खराब है तो सारी मेहनत विफल हो जाती है। तो कहीं से भी बीज लेके बुआई कर देते थे, वो बाद में लास्ट में उसका रिजल्ट मिला कि उसमें तो गाजर ही नहीं हुई, उसमें तो जो फसल लगाई थी खीरा कुछ थोड़ा सा लगा और बाकी उसमें खीरा ही नहीं लगा, मेहनत व्यर्थ चली जाती। और इसी प्रकार सिंचाई के लिए सिंचाई कर देते, पानी पूरा भर देते, उसमें कभी फसलों में रोग आना शुरू हो जाता, कभी कोई उसका पेस्टिसाइड या मैनेजमेंट था नहीं। इसलिए
धीरे 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 जब हमने इस संस्थान से जुड़े और पढ़ा, बार बार इसको देखा, तो सब हमने तरीके से करना शुरू किया संस्थान के वैज्ञानिकों द्वारा। क्या है अभी आप कितनी फसल लेते हैं, कितना साल का आपका? मैं पिछले 16-17 सालों से संस्थान से जुड़ा हुआ हूँ और अभी तो हम नेट हाउस, पॉली हाउस वगैरह में भी फसलें लेनी शुरू कर दी हैं। ड्रिप का इस्तेमाल करते हैं और 50 से 60 टन खीरा हम उतार लेते हैं एक नेट हाउस से। कितना साइज बता दीजिए नेट हाउस? नेट हाउस 1 एकड़ 4000 स्क्वायर मीटर से, मीन्स आप 10-20 एकड़ ना करके 1 एकड़ अगर अच्छे से कर लें और वो पूरे तरह वैज्ञानिक तरीके से कर लें तो वो ज्यादा बेनिफिट है बजाय के 50 एकड़ बोना या 20 एकड़ बोना। करते हैं ज्यादातर सब्जियों की ही खेती करते हैं। क्योंकि हमारे नजदीक मंडी भी है और शहर के करीब है। शहर में तो रेट अच्छे मिल जाते हैं, कहीं दूर भागना भी रहता है। ठीक है, चलिए और आपके अनुभव हम साझा करेंगे और इससे हमारे जो दर्शक हैं वो भी समझ सकते हैं कि इन वैज्ञानिक तरीकों का कितना लाभ हो सकता है। बहरहाल हेलो किसान में वक्त एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा। छोटे से ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे और आपकी कॉल्स लेते रहेंगे। हर गांव पर नजर, हर तकनीक पर पकड़, खबर मौसम की हो या हो हाट बाजार, दिखाएंगे देश की प्रमुख हलचल और खेती किसानी से जुड़ी हर बात। देखिए किसान समाचार रोजाना दोपहर 1:30 पर और शाम 7 बजे। कहां चलेगी शीतलहर, कहां पड़ेगी बर्फ, किधर गरजेंगे बादल, कहां खिलेगी धूप, किस इलाके पर है तूफान का साया और कैसे करें खेती। मौसम के बदलते मिजाज में देखिए मौसम खबर रोजाना सुबह 8:30 बजे और 10:30 बजे डीडी किसान पर। और ब्रेक के बाद हेलो किसान में एक बार फिर आपका स्वागत है। तो आज का विषय है बेल वाली सब्जियों की बिजाई एवं देखभाल। तो इससे जुड़े हुए जो भी आपके प्रश्न हो आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारे टोल फ्री नंबर्स लगातार फ्लैश हो रहे हैं, वहाँ से आप नोट करें और हमें कॉल करें और हमारे विशेषज्ञ से बात कर सकते हैं। और इस बीच संदीप है हरियाणा से और विनोद उत्तर प्रदेश से, दो हमारे साथ कॉलर जुड़ चुके हैं और दोनों से ही बात कर लेते हैं। जी संदीप जी बताइए क्या सवाल है आपका? टीवी की संदीप जी पहले टीवी की आवाज कम कर दें आप। टीवी की आवाज कम कर दीजिए। लकी लगानी है, कौन सी किस्म ठीक रहेगी? संदीप जी टीवी की आवाज कम कर दें। ठीक है, लौकी लगाना चाहते हैं आप, कौन सी किस्में? अच्छा ठीक है, हमारे साथ विनोद जी भी हैं उत्तर प्रदेश से। हेलो विनोद जी, आपका सवाल क्या है? मैडम हेलो विनोद जी, क्या मुझे सुन पा रहे हैं आप? सर जी मेरा जो सवाल है जी, मैं घिया तुरई लगाता हूँ जी, उसके प्रबंधन के लिए क्यों पूछता हूँ कि नीचे जमीन पर लगाने से फायदा होता है मचान पे, और उसकी अच्छी किस्म पूछना चाहता हूँ जी। किसकी किस्म में जाना चाहते हैं? घिया का बता रहे हैं। घिया तोरी, घिया तोरी दोनों, ठीक है। यानी कि लौकी क्या, लौकी कह रहे हैं ना? लौकी घिया, हाँ वही घिया तोरी मतलब लौकी। देखिए हमारे लौकी अलग चीज है, तोरी घिया अलग, तोरी की भी अच्छा, ठीक है ठीक है, मैं बता। आप हाँ जी, पहले तो मैं आपको लौकी के किस्में बता देता हूँ। देखिए हमारे पूसा संस्थान ने लौकी के कई उन्नत किस्में निकाले हैं। तो देखिए एक हमारी किस्म है पूसा नवीन, जो कि बिल्कुल कैप्सूल की तरह है, जो कि एक्सपोर्ट के लिए काफ़ी उपयुक्त है और इसकी उपज भी काफ़ी ज़्यादा है, करीब 500 से 600 क्विंटल तक ये उपज दे देता है 1 हेक्टर में। इसके अलावा अगर किसान भाई गोल लौकी पसंद करता है तो इसमें हमारी एक किस्म है पूसा संदेश। एक और हमने किस्म निकाली है जो कि लंबी है और बिल्कुल नई किस्म है और इसकी उपज भी काफ़ी ज़्यादा है, पूसा समृद्धि। एक हमने और किस्म निकाली है जो कि ठंड में भी मतलब वो फल दे देता है। ऐसे आप जानते हैं लौकी गर्मी की फसल है कि ठंड के महीने में भी नवंबर तक, ये नवंबर दिसंबर में भी ये उपज दे देता है। तो ये पूसा संतुष्टि है, ये कमंडल के
आकार में है, पता नहीं किसान भाई इसको पसंद करेंगे कि नहीं, लेकिन इसमें खासियत ये है कि आप बेमौसम में भी लौकी का उत्पादन ले सकते हैं। एक हमने संकर किस्म भी निकाली है, पूसा शंकर 3। इसके अलावा ये हमारे जो एक संस्थान है, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान की एक संस्थान है, सब्जी अनुसंधान संस्थान बनारस में, उन्होंने भी कई लौकियों के उन्नत किस्म निकाले। उन्होंने एक हाइब्रिड निकाली है जिसका नाम है काशी सदाबहार, और एक दूसरी किस्म है जिन्होंने निकाला है, उसका नाम है काशी गंगा। तो ये इस टाइप के और भी कई किस्म हैं, फैजाबाद से भी कई नई किस्म निकाले हैं। लेकिन चूंकि आप हरियाणा साइड से बोल रहे थे नहीं, हरियाणा से भी है कौन, और एक उत्तर प्रदेश से भी है। हाँ, तो हरियाणा से तो मैं ये कहूँगा तो आप पूसा नबीन लगाइए, पूसा समृद्धि लगाइए। तो वो जो मैं नाम बता रहा था वो काशी बहार है, जो संकर किस्म है, जो कि बनारस से निकाला गया है। मैंने क्षमा कीजिएगा, मैंने पहले गलत नाम बोल दिया था, वो काशी बहार है। ये भी काफी अच्छी किस्म है, आप इसको भी लगा सकते हैं। और विनोद जो उत्तर प्रदेश से हैं, इनका सवाल तोरी से भी जुड़ा हुआ था। तोरी कौन सी? हाँ, देखिए तोरी में तो बहुत अच्छे किस्म हैं। अभी हमारे संस्थान ने हमने निकाली है चिकनी तोरी की पूसा स्नेहा, काफी अच्छी किस्म है। इसका जो छिलका है वो काफी मोटा है, जो कि किसान भाई काफ़ी दूर दराज तक ले सकते हैं। इसमें कोई दाग नहीं लगता अगर आप पैकिंग के दौरान। सख्त होता है, सख्त होता है, इसको काफ़ी दूर ले जाते हैं, और बहुत नरम होती है, अंदर नरम होता है। क्योंकि तोरी में ये होता है कि ज़्यादा पतला छिलका होने के कारण वो जब पैकिंग के टाइम उसके वो छिलका हट जाता है तो उसकी गुणवत्ता काफ़ी कम हो जाती है। तो इसमें ये खासियत है, और ये काफ़ी ज़्यादा तापमान में भी ये फल देता है। और इसको दोनों मौसम में, अब बरसात में तथा गर्मी में, बसंत ग्रीष्म ऋतु तथा बरसात में भी आप इसका फसल ले सकते हैं। और करीब 140 से 150 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है। एक बनारस की भी किस्म है काशी दिव्या, वो भी काफ़ी अच्छी किस्म है। तो इसी तरह आप इन किस्म को ले सकते हैं और काफ़ी अच्छी आमदनी ले सकते हैं। ये चिकनी तोरी की किस्म है। अगर आप चिकनी तोरी, क्योंकि यहाँ ज़्यादा नंदा तोरी की भी हमारी एक नई किस्म है पूसा नूतन, जो कि काफ़ी अच्छी किस्म है, लंबी है, उसको भी आप ले सकते हैं। जी, उत्तर प्रदेश से एक कॉलर और है, निमित हैं, जिन्होंने मैं कॉल किया है। बात करते हैं कौन सी सब्जी के बारे में जानना चाहते हैं। हेलो। यस मैम। जी निमित जी, स्वागत है हेलो किसान में। बताइए सवाल क्या है आपका। हाँ, टीवी की आवाज कम कर दीजिए। मैं बोल रहा हूँ मथुरा यूपी से। हाँ जी। सवाल मेरा ये है, मेरे को जो तरबूज का प्रजातियों के बारे में जानना है। अच्छा, तरबूज की वैरायटी जानना चाहते हैं आप। मथुरा से बात कर रहे हैं, तरबूज लेना चाहते हैं। देखिए, मैं पहले बोल चुका हूँ, तरबूज की वैरायटी पूसा की है हमारे किस्म, शुगर बेबी, काफ़ी अच्छी किस्म है क्योंकि वो छोटा किस्म है। तो इस टाइप के किस्म को आजकल लोग ज़्यादा पसंद करते हैं। हाँ जी, मथुरा में ले सकते हैं। हाँ, मथुरा में ले सकते हैं। बहुत अच्छा इसका बीज काफ़ी मिल जाता है। भारतीय ये नेशनल सीड कॉर्पोरेशन जो है, राष्ट्रीय बीज निगम, इसका बीज तैयार करता है। तो आपको इसके हर एक टाइप के पैकेट में आपको इसका बीज मिल जाएगा। विनोद है हरियाणा से, बात करते हैं। हेलो हेलो विनोद जी, क्या मुझे सुन रहे हैं आप? जी सर। जी बताइए, क्या सवाल है? जी घिया लगाना चाहते हैं जी, हमारे यहाँ खारे पानी है जी। अच्छा, आप घिया लेना चाहते हैं? हाँ जी, घिया लेना चाहते हैं और खारा पानी है। देखिए, खारा पानी में घिया, देखिए उसमें बढ़ोतरी नहीं होगी। खारा पानी में घिया बहुत अच्छा चलेगा नहीं। तो खारा पानी में जो चल सकता है वो चिकनी तोरी चल सकती है। वो भी बहुत ज़्यादा अगर खारा पानी हो तो चिकनी तोरी भी उसके लिए उपयुक्त नहीं है। तो अगर खारा पानी है तो आप इसको जांच करवाइए। हमारे भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान में है एक वाटर टेक्नोलॉजी सेंटर, उसमें आप अपना पानी का जांच करवाइए और जांच कराने के बाद हमारे साथ संपर्क कर सकते हैं। मैं सब्जी विज्ञान विभाग में हूँ, मैं उस रिपोर्ट को देख के आपको सलाह दूंगा कि आप संपर्क कैसे करें कार्यक्रम। देखिए, मैं हमारे ही जैसे पूसा संस्थान में है वाटर टेक्नोलॉजी सेंटर, जल प्रौद्योगिकी केंद्र है, तो वहाँ वो अपना सैंपल ले जा सकते हैं। किसानों के लिए बहुत हाँ, सीधा चले जाए अपना सैंपल लेके, और बहुत नॉमिनल चार्ज लेते हैं। तो उसके बेसिस में रिपोर्ट देख के फिर हम इनको सलाह दे सकते हैं कि ये कौन सी सब्जी ले सकते हैं। क्या इन्हें सीधा दिल्ली आना पड़ेगा इसके लिए, या फिर वहाँ पर भी कोई या सेंटर है? इनके आसपास अगर कोई कृषि विज्ञान केंद्र है जहाँ ये पानी की जांच हो सकती है, वो ये भी करा सकते हैं। साथ में मैं इनको ये जानकारी देना चाहूँगा कि पूसा संस्थान में 15 से लेकर 17 तारीख तक कृषि विज्ञान मेला, कृषि उन्नत मेला है। तो वहाँ भी हम मुफ्त में मिट्टी का जांच करते हैं तथा पानी का भी जांच करते हैं। तो आप वहाँ भी अपना सैंपल लेके आ सकते हैं। और वहाँ हमारा स्टॉल भी होगा सब्जी विज्ञान विभाग का, वहाँ मैं मिलूंगा या मेरा कोई साथी मिलेगा, तो उससे भी आप जानकारी ले सकते हैं। लेकिन ऐसा अगर आपका पानी में बहुत ज़्यादा खाड़ा है, बहुत ज़्यादा नमक है उसमें, तो उसमें लौकी बहुत अच्छा सफलतापूर्वक आप ले नहीं सकते। जी कुणाल जी, आप बताइए कि आपके साथ भी ऐसी कुछ समस्या रही जब आप सब्जी वगैरह के बारे में सोचते हैं कि कौन सी वैरायटी ले, पानी वगैरह की समस्या रही कभी इस तरह की?
नहीं, पानी का तो हमारे यहाँ मीठा पानी है, तो सब्जियां अच्छी होती हैं, क्योंकि हमारा गांव यमुना के किनारे है और इसकी वजह से पानी की कोई समस्या नहीं रही। और दोमट मिट्टी है, तो सब्जियों के लिए सर्वप्रथम दोनों चीज़ें हमारी पूर्ति होती है कि मिट्टी भी अच्छी है और पानी भी अच्छा है। हाँ। और दोनों चीज़ें बहुत जरूरी है, बहुत ज़रूरी हैं। और इसको देखते हुए कभी इस तरह की समस्या नहीं रही। फिर भी हमने जो पोषक तत्वों की जो कमी थी, जैसे हमने टेस्ट कराया मिट्टी का, तो सल्फर और पोटास की जो है उसमें कमी पाई। तो अब फिलहाल हम वो पूर्ति करके और फसल के हिसाब से ही उसमें उसका डालते हैं कि कौन सी फसल में कौन सा पोषक तत्व आवश्यक है और उसको कितनी उसकी आवश्यकता है। यह जानकारी जरूर किसानों को चाहिए कि किस फसल में कौन सा पोषक तत्व अधिक लगता है, जिसमें और उससे अगली फसल के लिए कौन सी ऐसी फसल लगाएं जो उसकी पूर्ति दूसरी फसल मतलब कर एक दे। सर्कल बना के काम करें तो उससे अधिक पैदावार मिलेगी और खर्चे कम होंगे, जिससे किसान की उन्नति हो और जो मिट्टी के पोषक तत्व वो भी बने रहे। ठीक है। जगन्नाथ जी हैं महाराष्ट्र से कॉलर, आइए बात कर लेते हैं इनसे भी। हेलो हेलो। जी जगन्नाथ जी, क्या मुझे सुन पा रहे हैं आप? यस यस यस। जी जी नमस्कार, बताइए सवाल क्या है? मैम मैं जगन्नाथ पाटिल महाराष्ट्र से बोल रहा हूँ जी। तो वाशिम डिस्ट्रिक्ट से, अकोला साइड। तो मैं करेले की खेती करना चाहता हूँ, तो मैं जानना चाहता हूँ कि इसमें लागत कितना आएगा पर एकड़, और उसमें मुनाफा मैं कितना यानी ये कर सकता हूँ? जी, पर हेक्टेयर के हिसाब से जानना चाहते हैं। पर एकड़ करेले की खेती करना चाहते हैं तो प्रति हेक्टेयर कितनी लागत हो सकती है और कितना मुनाफा हो सकता है? मैं आपसे पहले कुणाल जी जानना चाहूंगी कि आपका अनुभव क्या बताता है। जैसे कि ये बता रहे महाराष्ट्र से हैं ये, और ये करेले की फसल लेना चाहते हैं, तो प्रति हेक्टेयर अगर अच्छे से सभी वैज्ञानिक तरीकों का, विशेषज्ञों की सलाह का इस्तेमाल करें, अच्छी वैरायटी ले, तो कितनी कमाई हो सकती है? करेले से 1 से 2 लाख रुपए तक की पर एकड़ के हिसाब से कमाई हो सकती है, अगर पूरी तरह से वैज्ञानिक तरीके से अगर उस पे कार्य करें। और 60 हजार रुपए तक का उस लागत आ जाती है पर एकड़। अच्छा, उसमें हाँ 60 हजार रुपए। जी मैं एक चीज़ और बोलना चाहूँगा, जो करेला अगर किसान भाई लगाए, हमेशा इसको मचान में ही लगाए। मचान में ही करेला बहुत ज़्यादा सफलतापूर्वक आप लगा सकते हैं। आप कई भाई किसान सीधा लगा देते हैं ज़मीन पे, तो करेला, खासकर करेला को आप मचान पे ही लगाए तो आपको काफ़ी ज़्यादा और निरंतर तुड़ाई करते रहे। जितना ज़्यादा आप तोड़ेंगे उतने ज़्यादा आपको उपज मिलेगी। तो ये इस बात को आप ध्यान रखें कि कॉन्टिन्यूस हार्वेस्ट करते रहे। जी कुणाल जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे? मैं डॉक्टर साहब ने जैसे बताया मचान पे लगाएं। मचान का खर्चा मैंने इसी में बताना चाहता था कि मचान का इसमें खर्चा लगता है। फिर सीड का जो है वो दूरी कम हो जाती है, तो मचान पे अगर चढ़ जाता है खेरा तो लंबा भी आता है, खराब नहीं होता है। और ड्रिप से पानी दें, ताकि ड्रिप से पानी देने में उसको जितनी ज़रूरत है उतना ही पानी उसके अंदर लगेगा, उसी से उसको खाद की पूर्ति हो जाएगी। और स्प्रिंकल से उसको स्प्रे करें। तो इस तरीके से अगर किसान करता है तो उसको लगातार, एक तो फसल का पीरियड बढ़ जाता है। ये फसल 4 से 6 महीने चलती है। अगर अभी लगाएंगे तो ये जुलाई, मतलब बरसात जब तक खूब अच्छे से बरसात नहीं शुरू हो जाती तब तक ये चलता रहता है। जी। तो इस पीरियड में काफ़ी पैसा मुनाफा, बाजार अच्छे रहते हैं करेले के। करेला जल्दी से मिलता भी नहीं है, और आजकल शुगर बहुत लोगों को हो रही है तो उसमें सब ज्यादातर लोग करेले की डिमांड बढ़ती जा रही है। स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा स्वास्थ्य है, के लिए और अच्छा करेले है। का भरवा तो मुझे लगता है बहुतों को पसंद होगा। जिनको शुगर नहीं है उन्हें भी पसंद होगा। थोड़ी मैं एक चीज और जोड़ना चाहता हूँ कि महाराष्ट्र का जो क्लाइमेट है, जो वातावरण है, वो करेला के लिए बहुत ज़्यादा अनुकूल है। करेला क्या, ज़्यादातर सब्जियों के लिए। तो जैसे कुणाल भाई ने कहा है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप अगर इस तरह साइंटिफिक वे में अगर आपने खेती की तो आप मतलब आपको मिलेगा, बहुत अच्छा मुनाफा आपको मिल सकता है। ठीक है, राजस्थान के बीकानेर से मिल सकता है। जी राजू है हमारे साथ फोन लाइन पे, एक और कॉलर, बात करते हैं राजू जी से। हेलो जी राजू जी नमस्कार, बताएं सवाल क्या है आपका? मैं ये पूछना चाहता हूँ सर, मैं बेल वाली सब्जियां लगानी है मेरे को। अभी यहाँ ज्यादा पानी का शौक नहीं है, घरवा से थोड़ी बहुत लगानी है। अच्छा, बेल वाली सब्जियां लगाना चाहते हैं लेकिन पानी की व्यवस्था नहीं है पूरी?
हाँ पानी की व्यवस्था है मैम, लेकिन ट्यूबवेल है उसमें थोड़ा पीने के बाद वो पूरा खारा तो नहीं है, थोड़ा बहुत खारा है। बीकानेर से हैं, पानी की व्यवस्था बहुत अच्छी नहीं है, थोड़ा सा पानी खारा है। चलिए ठीक है, देखिए उसमें देखिए अगर वैसा है, हम जवाब देंगे आपका, लेकिन अभी हमें ब्रेक लेना होगा, समय हो गया ब्रेक का। ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं और राजू जी के इस प्रश्न का हम जवाब लेंगे छोटे से ब्रेक के बाद। सुंदर रूप रंग आकार दें, स्वप्न करें साकार। स्वच्छ रख पंचतत्व को, धरा का करें विकास। देखिए प्रकृति की ओर, हर गुरुवार सुबह 9:30 पर। क्या सोचते हैं वो जिन्हें चुना आपने? जो आपके हित में है उसे जाना आपने? पूछेंगे हर वो सवाल जो रखता है आपसे सरोकार। बताएंगे आपको आखिर क्या है आपके अधिकार। हर सवाल, हर उलझन को सुलझाएंगे हम विशेषज्ञों के संग। दूरदर्शन किसान के खास कार्यक्रम विचार विमर्श, शुक्रवार रात 10 बजे। और ब्रेक के बाद हेलो किसान में एक बार फिर आपका स्वागत है। तो आज हम बात कर रहे हैं बेल वाली सब्जियों की बिजाई और साथ ही साथ उनकी देखभाल के बारे में, क्योंकि बस अब सब्जियों का मौसम आ चुका है और हमारे किसान कैसे इसका लाभ उठा सकते हैं, कौन कौन सी बातें हैं जिनका वो ध्यान रखें, इसी पर हम चर्चा कर रहे हैं। और जैसे कि ब्रेक से पहले राजू जी थे बीकानेर से, इन्होंने कॉल किया और इनका कहना है कि बेल वाली सब्जियां लेना चाहते हैं, लेकिन थोड़ी इनके साथ समस्या ये है कि पानी वहाँ का खारा है, बहुत खारा तो नहीं है लेकिन है खारा, इनका ये बताना था। और साथ ही साथ पानी की उतनी अच्छी व्यवस्था नहीं है, तो इन्हें क्या करना चाहिए डॉक्टर साहब? देखिए राजस्थान से हैं तो राजस्थान के लिए तो सबसे ज़्यादा जो कि उपयुक्त बेल वाली सब्जी है वो है या तो तरबूज ले सकते हैं या खरबूज ले सकते हैं। अगर बहुत ज़्यादा इन पानी में नमक नहीं है, ज़्यादा खारा नहीं है, तो मेरे ख्याल से वो, और राजस्थान की अगर हल्की मट्टी हो, क्योंकि राजस्थान में का फ़ायदा ये है कि हल्की मट्टी है, हल्की मट्टी होती है और वहाँ जो ये खरबूजा या तरबूज में मिठास के लिए होना चाहिए कि दिन में काफी लू चले, गर्मी हो और रात का तापमान कम हो। तो ये जो वातावरण है, जो क्लाइमेट है, ये राजस्थान में मिलता है, राजस्थान के ज़्यादातर, खासकर बीकानेर में तो मिलता ही है। तो वहाँ ये तरबूज ले सकते हैं या खरबूजा ले सकते हैं और बहुत सफलतापूर्वक ले सकते हैं। और इन वहाँ में जो है ना उसका मिठास भी बहुत ज़्यादा होता है तरबूज और खरबूज को। तो मैं उम्मीद करता हूँ अगर बहुत ज़्यादा खारा पानी नहीं है, और दूसरी बात है ये दोनों जो फसलें हैं इनमें पानी की काफ़ी कम ज़रूरत होती है। एक बार अगर फसल बन जाते हैं, जैसे तरबूज बन गया या खरबूजा तैयार हो गया, तो पानी कम से कम देना चाहिए। तो ये दोनों फसल ये बहुत ले सकते हैं और बहुत अधिक मुनाफा कमा सकते हैं। जी, एक कॉलर है जयप्रकाश हैं और साथ ही साथ हमारे साथ दूसरे भी कॉलर है यतीश हैं जिन्होंने कॉल किया है और दोनों ही करेले के बारे में बात करना चाहते हैं। हेलो, हाँ जी नमस्कार। जी जयप्रकाश जी बताइए, जी सवाल बताएं अपना। ये करेला मैं लगाना चाहता हूँ गर्मी के लिए। घर के लिए? हाँ मैं करेला लगाना चाहता हूँ गर्मी के लिए। अच्छा गर्मी के लिए, अच्छा गर्मियों के लिए, ठीक है। 1 एकड़ में बीज कितना लगेगा, खाद कौन सी डालनी चाहिए? अच्छा ठीक है, आपका ये प्रश्न है कि कितनी खाद लगेगी, कितना बीज लगेगा, अनुपात क्या रहना चाहिए। और यतीश जी भी हैं जिन्होंने हमें कॉल किया है मध्य प्रदेश से। जी यतीश जी बताइए आपका प्रश्न क्या है? हाँ बेटा, मैंने पिछले साल करेले लगाए थे। तो वो करेले के जो फल है ना पीले होकर के गिर जाते हैं, बहुत सारे फल आते हैं उसमें पीले होकर गिर जाते हैं। पीले होकर गिर जाते हैं जी। अच्छा ठीक है, ये 2 प्रश्न है। एक तो ये जानना चाहते हैं कि कैसे करें, और पहला इनका प्रश्न था क्या प्रश्न था? ये जानना चाहते हैं कि प्रति एकड़ के हिसाब से कितना बीज लगेगा, कितना खाद लगेगा, कौन कौन सी बातें। देखिए करेला में हमारा संस्थान ने एक संकर किस्म भी निकाले या दूसरे किस्म भी मैंने बताया है। तो जो आमतौर पे 1 एकड़ के लिए पूछ रहे थे, 1 एकड़ के लिए आप करेला में करीब 1 से 100 केजी तक जो बीज है वो काफ़ी पर्याप्त मात्रा में, तो 1 से 100 केजी हम ऐसे वही करते हैं कि 3.5 से 4 केजी प्रति हेक्टेयर के लिए कहते हैं। बीज का उपचार करना बहुत जरूरी है। कैफ्टा नाम की दवाई आती है, कैप्टन से 2 ग्राम प्रति लीटर जो है पानी में घोल बना के इसमें बीज का उपचार करें। इसके अलावा करेला में जमाव
थोड़ा कम होता है। तो इसलिए हम हमेशा यही सुझाव देते हैं किसान भाइयों को कि बुआई से पहले अब बीज को एक पोटली में बांध ले अच्छी तरह, और इसको 24 से या 36 घंटे तक कैप्टॉफ के पानी में, मतलब 2 ग्राम प्रति लीटर के कैप्टॉन या कैप्टॉफ से आप घोल बनाएं और बीज को डुबो के रखें, और उसके बाद इसकी बिजाई करें। तो इसमें आपको अंकुरन भी ज़्यादा अच्छा होगा और पौधे की वृद्धि भी अच्छी होगी और इसमें कोई बीमारी भी नहीं लगेगी। जी जी। और दूसरा एक और ये खाद कितनी डालें? देखिए, खाद के बारे में तो ये है कि खाद को तो हम सिफारिश सभी करते हैं कि आप अपने पहले मिट्टी का जांच करवाइए। मिट्टी का जांच कराने के बाद ही हम खाद के बारे में कोई सिफारिश कर सकते हैं। लेकिन मैं ये जरूर कहूँगा कि जो गोबर की खाद है, सड़ी हुई गोबर की खाद, ये करीब अपने खेत में हर साल कोई भी फसल लेने से पहले 20 से 25 टन सड़ी हुई गोबर की खाद जरूर डालें। और जहाँ तक रासायनिक खाद की बात है, वो तो आप अपना मिट्टी की जांच कराएं, उसी के हिसाब से आपके यहाँ जो भी कृषि विज्ञान केंद्र है वहाँ जाए और वो आपको इसके बारे में सुझाव देंगे। यतीश भी है हमारे दूसरे कॉलर थे, और इनका ये कहना था कि इन्होंने पिछले साल भी करेले की फसल ली थी, लेकिन क्या होता है कि पीला पड़ जाता है करेला और टूट के गिर जाता है। देखिए, 2 चीजें हैं करेला में। इसका परागण जो होता है मधुमक्खियां करते हैं। जी जी। तो कभी कभी किसान भाई गलती से जो छिड़काव, जो कीटनाशक दवा का छिड़काव है, जो हमारे कीट होते हैं, वो सुबह सुबह कर देते हैं। तो इसमें क्या होता है, जो मधुमक्खियां हैं वो मर जाते हैं या आ नहीं पाते। तो एक तो जब परागण नहीं हो रही, इसमें क्या होता है, नर फूल होता है और मादा फूल होता है। नर फूल जो है मादा फूल को परागण करता है। तो अगर आपका परागण नहीं होगा तो जो मादा फूल है वो सूख के गिर जाएगा। तो मेरे को लगता है कि इनका जो है ये परागण का समस्या है, पॉलिनेशन का जो प्रॉब्लम है। कि करेला बनता है लेकिन फिर पीला होके गिर जाता है। करेला छोटा बनता है क्या? ये छोटा बनता है, मतलब उसमें मेरे ख्याल से क्या होता है, जो मादा फूल होता है उसमें छोटा सा करेला होता ही है नीचे, तो वो थोड़ा सा बढ़ जाता है, कभी कभी ऐसे भी बढ़ जाता है। लेकिन मेरे को लग रहा है इनका परागण का समस्या है। पहली बात तो ये। दूसरी बात है कि कभी कभी जो मट्टी जो है, अगर वो मट्टी ठीक ना हो, उसमें पोषक तत्व की कमी हो, तब भी ये जो फ्लावर एज वेल एज फ्रूट ड्रॉप, ये बड़ा कॉमन प्रॉब्लम है। हिमांशु है मध्य प्रदेश से कॉलर, बात करते हैं। हेलो हिमांशु जी, क्या मुझे सुन पा रहे हैं आप? हिमांशु जी। हेलो जी हिमांशु जी, क्या आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? हाँ, सुन पा रहा हूँ जी। बताइए, सवाल क्या है? मैडम, मैं एमपी से बोल रहा हूँ। मेरा ये सवाल था, मेरे को करेला के बीज कौन से लगाने चाहिए और ये कहाँ मिलेगा पूसा का बीज जो लगाते हैं? अच्छा, कौन से जिले से है? धार जिले से, मध्य प्रदेश। अच्छा, तो आपके आसपास कृषि विज्ञान केंद्र है, कभी गए आप वहाँ पर? मैडम, धार जिले में गया हूँ। कभी संपर्क किया आपने? हाँ, किया है। चलिए ठीक है, डॉक्टर साहब क्या बताना चाहेंगे? देखिए, मैंने अभी भी बताया था, ये प्रश्न मेरे ख्याल से तीसरी बार आ रहा है कि हमारे बहुत अच्छे किस्म है, एक पूसा विशेष किस्म है, काफी अच्छा है, जो कि आप ये मध्य प्रदेश से हैं। इसलिए पूसा 2 मौसमी एक बहुत अच्छी किस्म है। कहाँ से मिलेगा बीज? हाँ, बीज तो आपको राष्ट्रीय बीज निगम, जहाँ आपके जो आप जहाँ से मध्य प्रदेश के कोई भी आउटलेट होगा राष्ट्रीय बीज निगम का, नेशनल सीड कॉर्पोरेशन का, वहाँ आपको निश्चित तौर पर हमारे बीज उपलब्ध होंगे और वो आपको मिलेगा। ये इसके अलावा स्टेट फार्म कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया भी हमारे बीज बेचती है, हमारे किस्म को बेचती है, तो वहां से भी आप संपर्क कर सकते हैं। कुछ प्राइवेट डीलर भी एनएससी के बीज रखते हैं, तो आप वहां से उनसे भी संपर्क कर सकते हैं और बीज ले सकते हैं। जी जी। तो जैसे कि आपने बताया कि स्टेट लेवल पर भी एजेंसीज होती हैं जो पूसा के बेचते हैं बीज, अच्छा वहां से मिल सकते हैं। नेशनल सीड कॉर्पोरेशन के पूरे भारतवर्ष में कई आउटलेट्स हैं, कई ऑफिसेज भी हैं और उनके डिस्ट्रीब्यूटर्स भी हैं। तो ऐसा नहीं है कि उनको दिल्ली आना पड़ेगा, अपने आसपास के जो भी डिस्ट्रीब्यूटर है, जो भी डीलर है, उससे वो बीज ले सकते हैं। जी जी। कुणाल जी, आप बताइए कि आपको कहाँ से प्रेरणा मिली कि आप पॉली हाउस, नेट हाउस, मचान वगैरह बना करके आप सब्जियों की खेती कर रहे हैं, तो कहाँ से इसकी आपको इंस्पिरेशन मिली? पूसा संस्थान और अपने नज़दीक केवी के उजवा से मैंने ट्रेनिंग ली। पहले मैं भी खेती ऐसे ही करने लगा था, तो किसानी थी, घर पे खेती करते थे सब, फादर भी, भाई भी, सब लग के मैं भी खेती में जुट लग गया। पढ़ाई के तुरंत बाद खेती करने लगा, तो फसल इतनी अच्छी नहीं होती थी, कभी खराब हो जाती थी। आपका मन भी हुआ होगा कि चलो खेती छोड़कर नौकरी ढूंढें? कुछ इधर उधर ढूंढने भी शुरू की, लेकिन फिर लगा कि खेती मुझे पहले से ही पसंद थी, तो मैं कहा खेती में कुछ करते हैं। तो उसके लिए
सोचा कि कहीं ट्रेनिंग करके आऊँ, तो ट्रेनिंग फिर नज़दीक पता चला कि कृषि विज्ञान केंद्र है, वहाँ से ट्रेनिंग की। पूसा संस्थान आया, यहाँ मेले में आया। अभी मेला जो अब ये लगने वाला है, मैं एक बार 15 तारीख को एक बार यहाँ मेले का मुझे पता चला ऐसी चैनल से कि भाई मेला लगता है और वहाँ पे खेती किसानी के बारे में जानकारी मेले में अच्छी मिल जाती है। तो मेले में आया, यहाँ मेले में आके घूम के गया, देख के गया कौन कौन सी क्या क्या किस ने क्या स्टॉल लगा रखे हैं, क्या तकनीक्स हैं। तो उस बारे में जब जानकारी रुचि बढ़ी तो फिर मैं लगातार फिर संपर्क में आना शुरू। नौकरी ढूंढने का इरादा फिर छोड़ दिया। नौकरी तो मैं वैसे ही, मैं खुद बता रहा हूँ कि मेरा इंटरेस्ट पहले से ही खेती किसानी में था, तो मैं खेती ही करना चाहता था, तो इसलिए मैं नौकरी देखी भी नहीं। चलिए, ये बहुत अच्छी बात है कि कई बार हम ये देखते हैं कि जब फायदा नहीं होता दिखता है तो हमारे युवा जो है निराश हो जाते हैं और सोचते हैं कि खेती फायदेमंद नहीं है और उसे छोड़कर शहरों की तरफ पलायन कर जाते हैं, नौकरी ढूंढने लगते हैं। लेकिन जैसा कि आपने बताया कि आपके सामने भी समस्या आई, लेकिन आपने उसे एक अवसर में बदल दिया। आपने वैज्ञानिक तरीकों का इस्तेमाल किया, नई सोच, युवाओं की सोच अब कृषि में देखने को मिल रही है। बहुत अच्छा संकेत है। हमारे अन्य जो दर्शक हैं उन्हें भी मुझे लगता है कि इससे काफ़ी अच्छा लग रहा होगा सुनकर आपके अनुभव के बारे में। आशुतोष है बिहार से दर्शक, बात करते हैं। हेलो हेलो। हाँ हेलो जी आशुतोष जी, बताइए सवाल क्या है? सवाल है, हम पंजाब से 56 कद्दू का बीज ला के यहाँ रोपवाए हैं खेत में, तो उसमें कीड़ा लग रहा है। कौन सी वैरायटी ली है आपने? लोकल लिया, पूसा अलंकार दिया था सर। हाँ, आपने कौन सी किस्म लिया है? पंजाब से कहाँ से लिया है आपने? लुधियाना से मंगवाए थे। लुधियाना से लिया, पंजाब 56 कद्दू। अच्छा, इसमें आप कुछ बता रहे थे, कोई समस्या आ रही है, क्या आ रही है समस्या, बताएंगे? जैसे पौधा मैंने हुआ है दुपत्ता का, उस पर कीड़ा लगता है। कौन सा कीड़ा है? लाल कीड़ा आ रहा है क्या? छोटा सा लाल कीड़ा होता है, पत्ता के नीचे में व्हाइट है। पत्ते के नीचे है। हाँ, पत्ते के अभी नीचे में व्हाइट भी है। देखिए अभी मैं बता रहा हूँ, ये सफेद रंग का चेपा है, ठीक है ना। अभी जैसे तापमान बढ़ गया है, अब बिहार से है, तो ये मुझे लग रहा है ये चेपा है। हाँ, तो इसके लिए तो ये देखिए, ये आगे ये कभी कभी ऐसा हो सकता है कि ये वायरस की बीमारी भी फैलाता है। तो कद्दू वर्गीय सब्जियों के लिए काफ़ी अच्छी कई कीटनाशक दवा है, क्योंकि अभी पौधे आपके छोटे हैं, इसलिए आप रासायनिक कीटनाशक दवा अभी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर पौधे काफ़ी बड़े हो गए, इसमें फल लग रहे हैं, तो कभी मत कीजिए, तब तो कोई नीम ऑयल या इस टाइप के कीटनाशक दवा करें। तो यहाँ एक दवाई आती है डाइक्लोरोफॉस, ये दवा है, डीडी के नाम से भी कहते हैं इसको, नुबान के नाम से भी बेचते हैं। तो ये जो दवा है, ये आप 2 ml प्रति लीटर पानी में इसका घोल बनाए, छिड़काव कीजिए। इसके 15 दिन बाद एक और दवाई आती है एसिडामिप्रिड, ये करीब 3 ग्राम 10 लीटर पानी में आप इसका घोल बनाएं, ये थोड़ी कम मात्रा में लगता है। और 15 दिन बाद एक बार किया और उसके 15 दिन अंतराल में फिर दूसरा स्प्रे करें। तो इसी तरह आप इस कीट से निदान पा सकते हैं। और एक बार में अगर आपका कंट्रोल हो जाए तो आप दूसरा जो भी छिड़काव जो मैंने कहा एसिडामिप्रिड, इसके देने की जरूरत नहीं है। जी। पानी कितने दिन पर डालेंगे? पानी सिंचाई कैसे करें? देखिए सिंचाई, देखिए गर्मी का समय है, आप देखेंगे सिंचाई का तो सबसे वो है कि आप मट्टी को देख के ही बता सकते हैं, आपको पता चल सकता है, क्योंकि आप तजुर्बेकार किसान हैं। दोमट मिट्टी बता रहे हैं? बोले दोमट नहीं, मट्टी को देखेंगे, अगर आपको मट्टी में दरारें आ रही हैं तो फिर इसके मतलब जो फसल पानी मांग रहा है। तो जनरली हम यही कहते हैं, हम साधारणतः यही कहते हैं कि गर्मियों के दिनों में आप हफ्ते में 2 बार तापमान को देखते हुए, एक बार तो करेंगे ही अगर तापमान बहुत ज़्यादा हो जाए, क्योंकि अभी नहीं है, अभी तापमान इतना ज़्यादा नहीं है, मुझे मालूम नहीं बिहार में कितना है, तो आप हफ्ते में एक बार हल्का पानी दे दीजिए, जरूरत पड़े। पानी ज़्यादा मत दीजिए, देखिए पानी ज़्यादा मत दीजिए, अगर आपको ज़रूरत है तो आप एक हल्का पानी देख के देखिए, अगर फिर ज़रूरत पड़े तो फिर 3 या 4 दिन बाद एक और पानी दे दीजिए। और पानी ज़्यादा मत दीजिए, और खेत में निकास, जो पानी का निकास का अच्छा प्रबंध रखें, पानी जमने ना पाए, इस बात का बिल्कुल ध्यान रखें। जी 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 बिल्कुल। तो ये कॉलर थे आशुतोष हमारे बिहार से, जिन्होंने अपनी समस्या रखी कि इनकी जो फसल है कद्दू की फसल है, इसमें पत्तों के नीचे सफ़ेद रंग का कीट लग रहा है। उत्सव है एक कॉलर हमारे साथ, आइए बात करते हैं। हेलो उत्सव जी। हेलो हेलो जी, बताइए उत्सव जी, सवाल क्या है? टीवी की आवाज़ कम कर दे पहले। टीवी कम आवाज़ कम मैडम, और कम कर दें। सवाल ये है मैडम हमारा कि, हाँ बताएं सवाल क्या है? मैडम हम ये जानना चाहते हैं कि करेले की फसल में हमको
उन्नत कितना मिलेगा, उसमें पैदावार के हिसाब से हमको लाभ कितना मिलेगा? समझ नहीं पाया क्या क्या सवाल, क्या आपका सवाल कुछ समझ नहीं आ रहा। लाभ ही समझना चाह रहे हैं। आस्ते धीरे धीरे बोलिए ताकि हम समझ सकें। फिर से अपना सवाल बताएं। हमें मुनाफा कितना मिलेगा मैडम? मुनाफा करेले की अगर ये खेती करते तो मुनाफा कितना मिलेगा? चले, हालांकि इस पर हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं, लेकिन आपके लिए फिर से हम बात कर लेंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहे हेलो किसान के साथ। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ। बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक फोन कर डॉक्टरों से करिए सीधी बात। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हमारे टोल फ्री नंबर है 1800-113060 और 1800-113061। और ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है हेलो किसान में। आज हम बेल वाली सब्जियों के बारे में बात कर रहे थे और ब्रेक से पहले हमारे कॉलर रहे उत्सव जी, जिन्होंने मध्य प्रदेश से कॉल किया और ये जानना चाहते थे कि करेले की अगर वो खेती करते हैं तो उन्हें कितना लाभ होगा। कुणाल जी एक बार फिर से हमारे दर्शकों को बता दें। जी ज़रूर। मैं अभी इससे पहले कॉलर को भी बता चुका हूँ और फिर से बताता हूँ कि 4 से 5 लाख रुपए हेक्टेयर का इसमें मुनाफा किसान कमा सकता है अगर वह वैज्ञानिक तरीके से करेले की खेती करता है। तो उसके लिए ज़रूरी है वो करेले को मचान पे चढ़ाए और ड्रिप से पानी दे, स्प्रिंकल का इस्तेमाल करे और उसको टाइम पीरियड उसका 3 से 4 महीने का बढ़ा सकता है करेले का। उसकी तुड़ाइयाँ ज़्यादा हो सकती हैं, उसकी तुड़ाई समय से करें। उसमें कीटों के प्रबंध के लिए सही समय पर स्प्रे करें। तो इस प्रकार अपना प्रबंधन अगर उसका अच्छा है तो 4 से 5 लाख रुपए पर हेक्टेयर। और लागत भी लागत तो इसकी करीब 70 से 80 हज़ार रुपए पर हेक्टेयर। 70 से 80 हज़ार रुपए प्रति हेक्टेयर लागत होगी। और लाभ इसमें कितना बताया आपने? 4 से 5 लाख रुपए अच्छा कमा सकता है। चलिए इसमें एक बात और इसमें मेन बात इसमें थोड़ा सा ये भी है कि वो अगर अर्ली अभी लगा के जल्दी उसको अगर ले लेता है तो उसको अधिक मुनाफा होगा, क्योंकि अभी करेले के रेट बहुत अच्छे हैं और करेला अभी जल्दी से कहीं आने वाला नहीं है। तो इसलिए जल्दी से जल्दी ये समय है, अब इस समय जल्दी लगा करके और जल्दी इसको तैयार करें ताकि अर्ली का जो उसको पैसा मिल जाए। ठीक है। एक बात मैं और जोड़ना चाहता हूँ कि हम समय समय में बताते रहते हैं कि कम लागत के पॉलीगृह में आप पोट्रे में कद्दू वर्गीय सब्जियां, खासकर करेला हो, इन सभी को आप लगा सकते हैं, खास करके ठंड के महीने में, दिसंबर में या जनवरी में। और उसको आप रुपाई जनवरी के आखिर में या फरवरी के पहले हफ्ते तक कर सकते हैं। तो इससे आपको करेले में जो है अगेती फसल मिलेगी, करीब 1 से 1.5 महीना पहले आपको फसल मिल जाएगी। तो बहुत किसान भाई इसको अपना भी चुके हैं। तो जिन्होंने अभी ये प्रश्न किया उनसे भी मैं यही बात करूंगा कि आप इसकी जो पौध है इसको कम लागत के पॉली हाउस में ठंड में तैयार करें और उसके बाद इसकी रुपाई करें। जैसे ही पाला पड़ने की संभावना कम हो जाए फरवरी के पहले हफ्ते में या दूसरे हफ्ते में, तो आपको काफ़ी अच्छा, जैसे कुणाल भाई ने बताया, ये तो आपको करना ही है। साथ साथ में आपको अगेती पौध भी तैयार करना है ताकि आप बेमौसम में अच्छी आमदनी ले सकें। अनूप जी एक और कॉलर मध्य प्रदेश से बात करते हैं। हेलो जी सर। जी मैम। अनूप जी बताएं, सवाल बताएं अपना। मैडम मैं ये जानना चाहता हूँ, अभी हमारे चने के खेत खाली हुए हैं तो इनमें कौन सी सब्जी लगाएं? चने का खेत खाली हुआ है आपका? जी मैम मैं ये जानना चाहता हूँ कि मेरे जो चने के खेत अभी खाली हुए हैं उसमें चने का लगाना चाहिए या फिर
ये करेला वगैरह लगाना ठीक है, समझ गए आपका प्रश्न। चने का खेत खाली हुआ है अभी इनका, तो क्या आप बताना चाहेंगे अपने अनुभव से कुणाल जी, कौन सी इनको सब्जियां लेनी चाहिए? इस समय दलहन हो गया एक तरीके से। हाँ, खीरे का बहुत अच्छा समय है। इनका स्थान भी ये कहाँ से थे? ये अनूप जी ने हमें कॉल किया है मध्य प्रदेश से। हाँ, मध्य प्रदेश से। हाँ, खीरा, तरबूज और मतलब चने के खेत में ले चने सकते के हैं? खेत में बेल वाली फसलें ले सकते हैं और अच्छी होंगी, कोई इसमें दिक्कत नहीं है लगाने में। तो तरबूज बताया आपने, खीरा और हर एक कद्दू वर्गीय सब्जी ले सकते हैं। मतलब देखिए इसमें फायदा इनका ये है कि इन्होंने चना लगा रखा था, तो चना नाइट्रोजन जो है नाइट्रोजन वो मिट्टी में, मट्टी में नाइट्रोजन जो है वो देता है, फिक्सेशन करता है नोड्यूल्स के। तो खाद जो इनका खेत है काफी उर्वरक है। इसमें जो भी कद्दू वर्गीय, जैसे इन्होंने बताया कि कुणाल भाई ने बताया, जो भी कद्दू वर्गीय सब्जियां लगा सकते हैं, करेला, लौकी, तोरी, टिंडा कुछ भी ले सकते हैं। साथ साथ ये कह रहे कोई और दूसरी फसल भी अगर लगाना चाहते हैं तो देखिए भिंडी एक बहुत अच्छा वो है, तो और देर नहीं, अभी और ज्यादा समय देर मत कीजिए, अब भिंडी भी इस समय लगा सकते हैं। अच्छा ठीक है। और हमारे साथ एक और कॉलर है जिन्होंने हमें कॉल किया, बात करते हैं। हेलो 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 जी। हाँ जी जी बताइए अपना प्रश्न। सर मैं अभी राजस्थान झुंझुनू से बोल रहा हूँ। जी हरि सिंह जी, क्या सवाल है आपका? सर सवाल ये है कि अभी ये बेल वाली सब्जी मैं झुंझुनू में लगा सकता हूँ क्या सर? हेलो, कहाँ लगा सकते हैं? हेलो, झुंझुनू से है ये, और ये जाना चाहते हैं क्या ये बेल वाली सब्जी लगा सकते हैं झुंझुनू में? देखिए ऐसा है ना झुंझुनू, हाँ जी, हाँ देखिए वहाँ गर्मी काफी, देखिए गर्मी बहुत, अगर बहुत ज्यादा गर्मी ज्यादा होती है वहाँ, तो वहाँ खीरा उतना ज्यादा आपको खीरा, आप बोलेंगे? जी हरि सिंह जी, अब हमारा जवाब सुन लीजिए। आपका प्रश्न हमने सुन लिया है। आप जानना चाहते हैं कि झुंझुनू में आप सब्जियां ले सकते हैं कि नहीं? ठीक है डॉक्टर साहब बताइए। देखिए एक तो मेरे को लगता है जैसे वो झुंझुनू में जो तापमान होता है दिन का काफी ज्यादा होता है और रात का काफी कम होता है, तो खीरा उतना ज्यादा ये सफलतापूर्वक ले सकते हैं, लेकिन उतना सफलतापूर्वक उनको ज्यादा सफलता नहीं मिलेगी। ये जैसे मैंने पहले बताया, तरबूज ले सकते हैं बहुत अच्छी तरह, खरबूजा ले सकते हैं, साथ साथ तोड़ी ले सकते हैं। नसदार तोड़ी राजस्थान में बहुत होती है, और वो भी जरा जो है ना ज्यादा तापमान दिन का और रात का तापमान जो कम है उसको सह लेता है, तो चिकनी तोड़ी भी आप ले सकते हैं। ठीक है, लौकी भी ले सकते हैं। डॉक्टर मुंशी, बहुत सारे सवाल आए हमारे हेलो किसान कॉल सेंटर में, तो उनका भी प्रश्न ले लेते हैं। सौरभ सिंह है दिल्ली से, लौकी की बेल पर लाल रंग के कीड़े हैं, क्या करें? देखिए बड़ा कॉमन चीज है, लौकी में भी आता है, खीरे में भी आता है। इसका नाम है, इंग्लिश में कहते हैं रेड पंपकिन बिटल, हिंदी में कहते हैं कद्दू का लाल भृंग। देखिए ये ज्यादातर लाल रंग का होता है और काले काले उसमें धब्बे होते हैं। हाँ नहीं, काले काले वो अलग है, वो एपिलेक्ट्रा बिटल है। इसको ये सिर्फ लाल रंग का होता है, छोटा सा होता है, बिल्कुल इतना छोटा सा होता है। और ये क्या करता है कि जब छोटे होते हैं, पौधा बहुत जब छोटा होता है तब पौधे से पत्ते खा जाता है, तो इसका निदान करना बहुत ही जरूरी है प्रथम अवस्था में, शुरू में। क्या करें? तो उसके लिए एक दवा है, मार्शल दवा है, मार्शल। इसको 2 ग्राम प्रति लीटर के पानी, मार्शल 2 ग्राम प्रति लीटर के पानी में आप घोल बना के इसका छिड़काव कीजिए, तो आप इससे निदान पा जाएंगे। और जब पौधा जब बड़ा हो जाता है तो फिर इसमें ये जो इतना नुकसान नहीं करता ये कीट, ये जो रेड पंपकिन बीटल। जी रघुवीर सिंह है हरियाणा से, एक और हमारे हेलो किसान कॉल सेंटर के कॉलर जिन्होंने सवाल रिकॉर्ड करवाया, लौकी की बेल बढ़ नहीं रही है, क्या करें? कुणाल जी आप बताइए क्या करना चाहिए इन्हें? पहले कम शब्दों में ये है कि बेल में बढ़वार के लिए कई चीजें आवश्यक होती हैं, खाद, दवाई, पानी, और एक कीड़ा, इसमें सूत्रकृमि कीड़ा आ जाता है जड़ों में, जिसके कारण भी कई बार बेल नहीं बढ़ती है। तो क्या करना चाहिए? तो उसके लिए एक दवाई है डॉक्टर साहब, सुडोमोनास, उसका गोबर की खाद में एक हफ्ते मिला करके, ट्राइकोडर्मा और सुडोमोनास मिला करके गोबर की खाद में 1 हफ्ता रखें और उसको फिर छिड़काव करके डाल के मतलब खेत में नलाई गुड़ाई करा दें। चलिए ठीक है, ये तो बात है कि कैसे इस समस्या का समाधान मिल सकता है और इन जो बेल की बढ़ने की गति है वो बढ़ा सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, आप दोनों स्टूडियो में आए और हमारे दर्शकों से, कुणाल जी आपने अपने अनुभव साझा किए और डॉक्टर मुंशी आपने बहुत महत्वपूर्ण जानकारी, धन्यवाद। और इसी के साथ ही आज हेलो किसान में फिलहाल इतना ही, लेकिन कल के बारे में आपको बता दें, कल इसी समय यानी शनिवार को शाम, माफ कीजिएगा, सोमवार को आपके सामने फिर हम हाजिर होंगे हेलो किसान के नए अंक के साथ, और हमारा विषय होगा औषधीय और सगंधीय फसलों की खेती और कीटनाशकों का प्रयोग। एक बार फिर से आपको बता दें, औषधीय और सगंधीय फसलों के बारे में आपको बताएंगे और साथ ही साथ कीटनाशकों का कैसे आप प्रयोग करें इसके बारे में हम आपको बताएंगे।
और अब आपको चलते चलते कल के बारे में बता दें, कल यानी शनिवार 6 से 7 बजे हम आपके साथ हाजिर होंगे स्वस्थ किसान के साथ। और जैसा कि आप जानते हैं कि 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के तौर पर मनाया जाता है और इसी बात को ध्यान में रखते हुए हम महिलाओं के लिए विशेष अंक लेकर आ रहे हैं, महिलाओं में होने वाली स्वास्थ्य समस्याएं और उसके निदान। जी हाँ, हमारी महिलाएं स्वस्थ रहें क्योंकि वो परिवार की धुरी होती हैं और अगर वो स्वस्थ नहीं रहेंगी तो समझ सकते हैं कि पूरा जो बैलेंस है परिवार का वो बिगड़ सकता है। इसीलिए महिलाओं के लिए विशेष अंक स्वस्थ किसान में। दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहे दूरदर्शन किसान के साथ। नमस्कार।